हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 1 नवंबर 2024। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। आप सभी को पता है कि अगर पूछे कि वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं तो आप सभी का जवाब क्या होगा? 12 अनुसूची। कितनी है? 12 अनुसूची हैं। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था तब कितनी थी? तो 8 अनुसूची थी, यानी कि 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। कितनी? तो 4 को जोड़ा गया है, जिसमें 2 क्वेश्चन बनेगा। एक तो कब जोड़ा गया है और दूसरा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 2 क्वेश्चन याद रखना, कब जोड़ा गया है और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। तो पूरी व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, चित्रों के माध्यम से भी देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। आप सभी जो है, पता नहीं आप सभी को क्या हो जाता है, लगता है दिवाली के दिन आपके मम्मी पापा ने आप सभी को पैसे नहीं दिए हैं, जो सारा गुस्सा हमारी ही वीडियो पे निकालते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इन सभी पार्ट्स को, यानी कि ये सभी जो महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ हैं, इसको पूरी व्याख्या के साथ पढ़ने वाले हैं। यानी 4 से 4 ये कब कब जोड़ी गई हैं और किस संविधान संशोधन के द्वारा, इसको देखने वाले हैं। वीडियो को जरूर पूरा देखें, ठीक है। चित्र के साथ पढ़ने वाले हैं। तो पहला पढ़ेंगे कि पहली अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है। तो पहली अनुसूची में उल्लेख किया गया है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची में। इसको देख लेते हैं कि आप सभी को 28 राज्यों के बारे में पता होगा। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे आती होगी? तो यहाँ जो ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य है, यहीं पर प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है। तो इसको पहले क्लियर कर लीजिए। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है जनजातीय क्षेत्र हैं, तो इसलिए इसको जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा छोटे एरिया में छोटे छोटे राज्य हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कभी कभी। इनका जो है नॉर्थ से साउथ, यानी कि नॉर्थ से साउथ इनका क्रम पूछ लेता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो इस तरह से इनका जो है नॉर्थ से साउथ पूछ लेता है कि म्यांमार से जो है सीमा कितने राज्य बनाते हैं। तो 4 राज्य जो है म्यांमार से सीमा बनाते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये प्रश्न नहीं है, मैं भूगोल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ संविधान, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट यहाँ से देख सकते हैं, जो ये सिक्किम के पास ये छोटा सा पॉइंट है, ये भारत का है, जो कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है ये क्षेत्र। यहाँ पे अगर पूछे कि भारत की लंबाई कितनी है, तो 17 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक विवाद बना रहता है, आप सभी को पता है, डोकलाम विवाद। डोकलाम विवाद अगर पूछे किसके बीच है, तो भारत का जो राज्य है सिक्किम, भूटान और चीन के बीच है। तो चीन एक बार इस पर अटैक करके क्या चाहता था कि यहाँ पे अगर हमारा कब्जा हो जाएगा, तो कभी भी अगर हमारा भारत के साथ जो है क्या होता है, विवाद होता है, झड़प होता है, तो मैं भारत को जो ये चिकन नेक है, इसको चिकन नेक बोलते हैं, इस पर जो है मिसाइल से आक्रमण करके यहाँ पे जो है क्या कर दूंगा कि भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है, इसको मुख्य भारत से, यानी कि मुख्य भारत से पूर्वोत्तर के राज्य को डिस्कनेक्ट कर दूंगा। तो यहीं पर जो है ये चीन चाहता है कि मैं यहाँ पे अपना जो है कब्जा जमा सकूँ, जिसके लिए उसको लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे, फिर भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा पॉइंट ये नहीं है, तो आपको यही याद रखना है। और चिकन नेक अगर पूछे कि यहाँ पे इसकी कितनी दूरी है, तो कुल इसकी चौड़ाई जो है 17 किलोमीटर की है। अब बात करते हैं कि हमारे भारत में कुल कितने यूटी हैं। तो 8 यूटी हैं, यानी यूनियन टेरिटरी। कैसे देखेंगे? एक तो हो जाता है लद्दाख में, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा यहाँ पे चंडीगढ़, चौथा जो है दिल्ली। तो ये 4 आपको याद रखे हैं। कैसे? तो नॉर्थ भारत में कितने पड़ते हैं? 4 यूटी। नॉर्थ भारत में 4 पड़ते हैं। तो यहाँ से देखेंगे जो ये बीच में कर्क रेखा जाती है, तो कर्क रेखा हमारे भारत के कितने राज्यों से जाती है? तो 8 राज्यों से जाती है। तो कर्क रेखा के ऊपर को नॉर्थ इंडियन और नॉर्थ रेखा मतलब कर्क रेखा के नीचे साउथ इंडियन। तो नॉर्थ इंडिया में 4 पड़ते हैं और साउथ इंडिया में भी 4 पड़ते हैं। तो 4 मैंने ऊपर का दिखा दिया, 4 नीचे के देखेंगे। एक तो हो जाएगा पुडुचेरी, ये जो है पहले अलग अलग हुआ करता था, सॉरी ये दादरा नागरा है। तो दादर और नागर इन दोनों को जो है एक में जोड़ा गया था 2020 में। ये हो जाता है हमारा 5वां, इसे हम 5वां बना देते हैं। छठा हमारा हो जाता है पुडुचेरी, ये छठा हो जाता है। 7वां जो हम लक्षद्वीप को बना देते हैं और 8वां हमारा हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये 8 हो जाते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। लेकिन इसमें एक पॉइंट आप सभी को याद रखना है, एक सेकेंड, हाँ, इसमें आप सभी को एक पॉइंट ये याद रखना है कि आप सभी ध्यान से देखेंगे कि जो ये पुडुचेरी है ना, पुडुचेरी 3 राज्यों में 4 जगह पे फैला हुआ है। 3 राज्य में 4 जगह, यानी कि 3 राज्य पे कितनी जगह है? 4 जगह पर है। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक तो आंध्र प्रदेश में इसका भाग है यनम, PY से हो जाएगा पुडुचेरी, ठीक है। और 2 तमिलनाडु में पड़ता है, एक तो खुद पुडुचेरी है और दूसरा एक कराईकल है। तो ये यहाँ पे तमिलनाडु में 2 हो जाते हैं। कितने? 2 हो जाते हैं। एक यहाँ पे हो जाएगा, 2 नीचे। एक पड़ता है पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर, जो कि केरल में पड़ता है, तो ये चौथा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो पांडिचेरी ऐसा यूटी है जो 3 राज्यों में 4 जगह पे फैला हुआ है, ठीक है, याद हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं, एक साथ फिर से देखेंगे पूरा।
कौन कौन से यूटी हैं? एक तो हो जाएगा लद्दाख, कौन सा? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली और यहाँ पे दमन दीव, दमन दीव हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं पुडुचेरी, ये छठा हो जाएगा, और अंडमान निकोबार द्वीप 7वां और लक्षद्वीप 8वां हो जाएगा। आप सभी को जो है भारत के राज्यों के बारे में तो पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप सभी एक बार रट्टा लगा लेंगे, ठीक है, देख देख कर। तो पहली अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। और दूसरी अनुसूची के बारे में देखते हैं, दूसरी अनुसूची को भी पढ़ लेते हैं। दूसरी अनुसूची में पूछे किसका उल्लेख किया गया है, तो इसमें किया गया है वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख, ठीक है। तो जो भी हमारे देश के सैनिक या फिर जो भी कर्मचारी हैं उनको वेतन देना होता है, या फिर जो किसी को भत्ता देना होता है, जैसे कि विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इस प्रकार की जो भी भत्ते देने होते हैं तो वो भी दिया जाता है और पेंशन भी दिया जाता है। तो ये सभी जो है उल्लेख अगर पूछे किस में किया गया है, तो वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। लेकिन इसमें दूसरी अनुसूची में अगर पूछे किसको वेतन नहीं दिया जाता है संविधान के अनुसार, तो इसमें पीएम और सीएम को जो है दूसरी अनुसूची के अंतर्गत इसमें वेतन नहीं दिया जाता, क्योंकि इन्हें जो है संचित निधि से वेतन दिया जाता है। कभी भी इनके, तभी आप देखते होंगे पीएम और सीएम का वेतन कभी जो है इनका जो है वेतन बढ़ा दिया जाता है। तो दूसरी अनुसूची में पीएम और सीएम का उल्लेख नहीं किया गया है इनके वेतन, भत्ते और पेंशन से। तीसरी अनुसूची की बात करें तो शपथ संबंधी उल्लेख अगर पूछे किस में किया गया है, तो तीसरी में 3 अंक हैं, मतलब 3 अक्षर है, शपथ में भी 3 अक्षर है, तो तीनों ऐसे मैच करा लेंगे। लेकिन तीसरी अनुसूची में अगर पूछे किसके शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन 3 व्यक्तियों को जो है हमारे संविधान में विशेष आर्टिकल के तहत इन्हें जो है क्या दिलाया जाता है, शपथ दिलाया जाता है, ठीक है। तो इन्हें जो है तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ नहीं दिलाया जाता। तो तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? शपथ संबंधी उल्लेख है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। चौथी अनुसूची में अगर पूछे किसका उल्लेख किया गया है, तो राज्यसभा की सीटों का उल्लेख, ठीक है, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है कि किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 हैं, कितनी? 31 हैं। तो ये सभी उल्लेख किए गए हैं चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट अगर बात करें कि 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, तो 5वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया कि सरकार जो है यहाँ पे जो जनजातीय क्षेत्र हैं यहाँ पे अपने प्रशासन को कैसे कंट्रोल करती है, तो इसका उल्लेख किया गया है 5वीं अनुसूची में। और जनजातीय जो क्षेत्र हैं और अनुसूचित जाति हैं इनका उल्लेख अगर पूछे किस आर्टिकल में किया गया है, तो 244 में किया गया है। कितने में? तो अनुच्छेद 244 में किया गया है। 5वीं अनुसूची का संबंध किससे हो जाएगा, तो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है कि यहाँ पे राज्य या केंद्र सरकार किस प्रकार के अपने काम करती है, कि उनके प्रशासन को मैनेज कैसे करती है। छठे की बात करते हैं। छठे में किया गया है, छठे अनुसूची अगर पूछे किससे संबंधित है, तो 4 राज्यों के जो जनजातीय प्रशासन है वहाँ से संबंधित है। यहाँ पे स्पेशल जो है राज्य सरकारों के लिए जो है वहाँ की जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनको विशेष अधिकार दिया गया है। किसमें? तो 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है छठी अनुसूची में। कौन कौन से हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि छठी अनुसूची में कितने राज्यों के लिए विशेष जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है, तो 4। अगर उनका नाम पूछ ले कौन कौन सी हैं छठी अनुसूची में राज्य, उनका नाम बताएं, तो असम हो जाएगा, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम हो जाएगा। तो ये चारों को याद रखना है। और इन चारों से संबंधित अगर पूछे कि अनुच्छेद कौन सा है, तो 244A है। जबकि 5वीं अनुसूची में जो मैंने बताया कि अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन से संबंधित व्यवस्था जो है 244 में है और छठी में 244A है। अब देख लेते हैं कि ये 4 राज्य कौन कौन से हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों में इनके विशेष जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित यहाँ पे व्याख्या किया गया है। तो हम सी कैसे बनाते हैं, सी इस तरह से बनाते हैं ना, तो आप सभी भी इसी तरह से सी बना दें। सी को बनाने के लिए असम पे अपना पेंसिल रखेंगे और मिजोरम तक ले जाएंगे, क्योंकि सी ऐसे ही बनता है। तो सबसे पहले असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, हमारे साथ बोलेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 4 राज्य हो जाएंगे जो कि विशेष जनजातीय क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये छठी अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आप सभी से भूगोल से पूछ लेते हैं कि आप सभी को बताना है कि कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। तो आप सभी चित्र में देख के बता सकते हैं कि त्रिपुरा है।
तो इसलिए एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भारत के किन राज्यों के बीच जो है, किस राज्य के बीच जो है जीरो लाइन रेखा स्थित है, तो त्रिपुरा के बीच स्थित है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में ये घुस गया है, ठीक है, ये घुस चुका है, यानी तीनों तरफ से जो है ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य? तो त्रिपुरा। एक बार फिर से याद रखेंगे कि जो ये छठी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, तो यह किया गया है 4 राज्यों से संबंधित है, जो कि पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। 7वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको याद रखने के लिए आसान भाषा में समझाएंगे कि 7वीं अनुसूची, 7वीं से हो जाएगा समवर्ती, ठीक है, समवर्ती संघ। ये देख सकते हैं कि सा से संघ, समवर्ती, ये ज़्यादातर ऐसे संबंधित पर मुँह से जो है जबान से ये दोनों एक ही मैच कर रहे हैं, तो ऐसे याद करेंगे, ठीक है। तो 7वीं में अगर पूछे किसका उल्लेख किया गया है, तो केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्ति का बंटवारा किया गया है। कि जैसे कुछ विषय जो है राज्य सरकार इस पर अपना मतलब विचार व्यक्त करेगी, अपने हिसाब से कानून व्यवस्था बनाएगी, और कुछ चीज़ों पे जो है केंद्र सरकार जो है अपने कानून व्यवस्था बनाएगी, ठीक है। तो राज्य और केंद्र के बीच जो है शक्ति का बंटवारा किस में किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। जिसमें बात करते हैं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 3 कौन कौन सी हैं? तो एक तो हो जाएगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची अगर पूछे कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ सूची में जब संविधान बना था तो 97 विषय थे। राज्य सूची में संविधान जब बना था तो 66 विषय थी। समवर्ती सूची में जब संविधान बना था तो 47 विषय थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची पर यानी राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन अगर पूछे कि कभी ये पूछा जाए कि समवर्ती सूची पर बने कानून का सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होता है, राज्य का या केंद्र का, तो आप सभी का जवाब आएगा केंद्र का होता है। यानी कि अगर समवर्ती सूची पर राज्य कोई कानून बना देता है, मान लीजिए कोई कानून बना दिया, अगर उसको जो है केंद्र सरकार को नहीं मानना होगा तो केंद्र सरकार नहीं मानेगा। अगर लेकिन केंद्र बना देता है तो उसको राज्य को जो है मानना पड़ जाएगा, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अगर पूछे कि अपशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं, ये क्वेश्चन याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। अपशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं, तो यह निहित है संसद में। किसमें? संसद में निहित है। नेक्स्ट अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। अब यहाँ से आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में, मूल संविधान में तो 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये 8 अनुसूची जो है हमारे संविधान में, मूल संविधान में यहाँ तक वर्णन किया गया था। लेकिन जब मूल संविधान में भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में, तो कितनी संविधान में, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं थी। यानी कि अब पूछे वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो कुल 22 भाषाएं हैं। यानी कि 8 भाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं। तो यहाँ से भी 2 प्रश्न बन जाता है, कब जोड़ी गई थी और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। तो इन 8 के बारे में पहले हम देख लेते हैं। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। 14 से कब एक भाषा जोड़ी गई, तो 15 हो गई थी, ठीक है। तो 15 कब हुई थी? तो यह हुई थी 1967 में। कब जोड़ा गया था? तो 21वां संविधान संशोधन 1968 में हमारे संविधान में एक और भाषा जोड़ी गई है जिसका नाम है सिंधी भाषा। तो 14 से 15 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 3 और भाषाओं को कब जोड़ा गया था, तो यह जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। तो 15 भाषाएँ थी, तो 3 और भाषा जोड़ी गई है, जिसे ट्रिक से याद रखेंगे, नमक, ठीक है, नमक से। तो ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। तो यहाँ पे 3 और भाषा को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 भाषा में 4 और भाषा कब जोड़ी गई है, इसे देख लेते हैं। तो 92वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। कब? तो 92वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। इसको हम देख लेते हैं पूरी व्याख्या के साथ। तो यह जोड़ा गया था कब? 92वां संविधान संशोधन करके 2003 में। कब? 2003 में जोड़ा गया था, जिसमें आप सभी को याद रखना MBBS। M से हो जाएगा मैथिली, B से हो जाएगा बोडो, M से हो जाएगा मैथिली, S से हो जाएगा संथाली। तो MBBS, तो ऐसे याद रखेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। तो कब? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हो जाती हैं? तो 22 हो जाती हैं। ये कौन कौन सी भाषाएं हैं, आप इसे चित्र में देख सकते हैं। अगर मैं पूरा पढ़ाने इसमें लग जाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। कौन सी भाषा कहाँ जोड़ी जाती है ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं 9वें। अगर एक यहाँ से एक पॉइंट और हम सोचे कि इसे बीच में क्लियर करते हैं। अगर पूछे कि संविधान में कुल कितनी, यानी कि हमारे भारत में
कुल कितने क्लासिकल डांस हैं यानी शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 है। कितनी हैं? तो 8 हैं। कौन कौन सी हैं इसको देख लेते हैं। राज्यों में कौन कौन से डांस किए जाते हैं? तो 8 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, इसे देखेंगे। तो पहला बात करते हैं हम भरतनाट्यम के बारे में, ठीक है। भरतनाट्यम अगर पूछे कहाँ का ये शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का है। कथक जो है ये कहाँ का है? नॉर्दर्न इंडिया यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी क्षेत्रों में जो है ये कथक वाला नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो कथक वाला नृत्य किया जाता है। जबकि बात करें कथकली, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। नेक्स्ट हमारा है कुचिपुड़ी, ये कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में जो है मणिपुरी डांस किया जाता है शास्त्रीय नृत्य। और ओडिसी जो है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह उड़ीसा का है। जबकि मोहिनी अट्टम पूछे कहाँ का है? तो केरल का। तो केरल का 2 याद रखना है, ठीक है, 2, एक तो कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट हमारा है सत्तरिया, यानी कि अगर पूछे कि भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो नवीनतम है सत्तरिया। और ये कहाँ का है? ये असम का है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में, ठीक है। 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया था? यानी कि हमारे भारत में 9वीं अनुसूची यानी कि पहला संविधान संशोधन किया जाता है और उसके माध्यम से 8 अनुसूची से इसमें एक जोड़ के 9वीं करा जाता है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ा जाता है? यानी कि पहला संविधान संशोधन 1951 करके हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और ये 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार कानून से संबंधित है। 10वीं की बात करते हैं। 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो 92वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। और 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो दल बदल कानून से संबंधित इसमें प्रावधान है। 11वीं अनुसूची, इसमें बात करते हैं तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें कि जो 11वीं अनुसूची है इसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो पंचायती राज्य का इसमें उल्लेख है। और पंचायती राज्य में पूछे कुल कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और हमारे देश में अगर पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू की गई थी, तो 24 अप्रैल 1993 से हमारे भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न हमारा है कि 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो नगर निकायों से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची में यानी अगर नगर निकाय में पूछे कुल कितने विषय हैं, तो कुल 18 विषय हैं। कितने? 18 विषय हैं। जबकि अगर पूछे कि पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि जो 11वीं और 12वीं ये दोनों अनुसूचियां हैं। अगर आप सभी से मैं प्रश्न पूछूं कि इस टाइम पे हमारे देश के पीएम कौन थे, तो आप सभी को इसको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के समय हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी हमें जवाब देंगे। अगर कोई गलत भी देता है तो मुझको सही बता दूंगा, लेकिन आप सभी को क्या करना है, कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। तो आप सभी को इसको PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।